नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस खास वेबिनार में। हम पिछले मुंबई जिला उपनगर कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेड पिछले 6 महीने से मतलब हमने शुरू किया था ये कि लगभग जून में। तो जून से आज 6 महीने लगातार एवरी फ्राइडे 6 PM हम लोग मिलते हैं और आप सभी को अवेयर और एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। मुंबई जिला उपनगर हाउसिंग फेडरेशन, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस। तो आप सभी कोशिश है हमारी कि आप इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं। तो आप सभी का स्वागत है इस खास वेबिनार में। और हम आज की जो स्पीकर हैं श्रीमती उमा क्षीरसागर वागले मैडम हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। और मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक खास सब्जेक्ट लेके आई है मैडम, रीडेवलपमेंट अंडर सेक्शन 79A। 79A पे काफी सारे सवाल उठते हैं। ये क्यों बना, मैं आपको बता दूं। 79A आज से सालों पहले, मतलब आप 15-20 साल पहले, 15 साल पहले की बात करें तो जो मैनेजिंग कमेटी या सोसाइटी में बहुत सारी रीडेवलपमेंट को लेकर चीजें मैनिपुलेटेड हो जाती थी और बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती थी। उस सरकार ने सोचा, सरकार के पास गई ये चीजें और सरकार ने ये इम्प्लीमेंट किया कि 79A सिर्फ ट्रांसपेरेंसी गाइडलाइंस और लोगों को एकजुट हो और सब लोगों को चीजें पता चले डेमोक्रेसी सिस्टम में। तो उस चीज को कैसे फॉलो किया, ये इस बारे में 79A के बारे में क्या गाइडलाइन थे और क्या वो जो GR है उसके बारे में मैडम आपको बताएंगे। और ये रीडेवलपमेंट में काफी सारी चीजें जो है वो आपको बहुत सारे सवाल जवाब आपके दूर होंगे। लास्ट में हम मैडम के सेशन के बाद में सवाल जवाब भी लेंगे आपके। तो आपको मैं स्टार्टिंग में आपको बता दूं, मैडम का परिचय, श्रीमती उमा क्षीरसागर वागले मैडम, सीनियर एडवोकेट एंड स्पेशल इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। दिस लास्ट 33 ईयर रीडेवलपमेंट और प्रॉपर्टी मैटर्स में मैडम की महारत हासिल है। शी इज फार्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ द वेस्टर्न इंडिया। शी इज द special counsel for the government of India and counsel for the Mumbai Municipal Corporation for Bombay High Court। मैडम आपका इतना अनुभव है, एक्सपीरियंस, आप इतना लोगों के लिए सरकार में भी, जहाँ उन लोगों के लिए भी आप न्याय दिलवाती हैं और आप एक महिला शक्ति, नारी शक्ति का रिप्रेजेंट करती हैं। तो आज तो मैडम पूरी दुनिया में ही, मतलब अभी जापान, CPM या फिर मतलब अलग अलग देशों में भी नारी का एक शक्ति का महसूस हो रहा है, जो भारत ने अच्छी तरह से महसूस की है। नारी की जो शक्ति को पहले से आप देखें कि राधे श्याम, सीताराम, है मतलब जो पुराने सनातन के हमारे धर्म थे। तो आज हमारे देश की प्रमुख पद है, जो प्रेसिडेंट है भारत की, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैडम है। ऐसे ही जो भी रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो हम हमारी महिलाओं का ऐसा ही स्वागत करते हैं। आपका भी स्वागत है मैडम इस खूबसूरत लाइन के साथ में कि नारी शक्ति है, सम्मान है। नारी शक्ति है, सम्मान है। नारी गौरव है, अभिमान है। नारी गौरव है, अभिमान है। नारी ने ही रचा विधान है। नारी ने ही रचा विधान है। हमारा नतमस्तक इन सबको प्रणाम है। नारी शक्ति को प्रणाम, आपको प्रणाम है। और क्योंकि विधान भले से बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने ऑफिशियली देश आजाद हुआ उसके बाद रचा हो, लेकिन नारी शक्ति ने जो मानव जाति का विधान रचा है वो एक मतलब वो है, तारीफ पे काबिल है। और सैल्यूट और नतमस्तक होना जरूरी होता है। हम आपको भी रिप्रेजेंट करती हैं, आप एज ए एडवोकेट, एज नारी शक्ति को। मैडम आपका हमको स्वागत करते हैं, हम नतमस्तक करते हैं आपको। आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज वेलकम। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अपनी संस्कृति के मद्देनजर जो जिस तरह से नारी का वर्णन किया और मेरा स्वागत किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। समस्त नारियों की तरफ से मैं आपको भी अभिवादन करती हूँ और आपके इस इंट्रोडक्शन का मैं स्वीकार करती हूँ। जैसे मैं अभी देख रही थी कि हमारे वेबिनार में ज्वाइन होने के लिए लोग शायद अभी कोई ऑफिस से आया हो या कहीं से आया हो, और मुझे देख रही थी कि कई लोग अपने घर में बैठे हैं। तो घर एक हर एक इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह जो है घर है। और जैसे आपने बताया कि नारी शक्ति है, तो घर में भी नारी का ही चलता है और वो नारी शक्ति के मद्देनजर रखते ही पूरा घर का कारोबार चलता है। और जो पुरुष घर में नारी शक्ति का सम्मान करे उसके घर में ही बरकत होती है। सो ये बेस हम पकड़ के चलते हैं। तो इसके लिए घर इतना इंपॉर्टेंट है कि जहां इंसान कुछ चार सुकून के पल पूरी दुनिया में जो भी कर ले, लेकिन रात को वापस घर में ही आना है।
तो जब भी ये घर पुराना हो जाता है तो ऐसे हो जाता है कि इसको रीडेवलपमेंट में डाल दें। आजकल ये बहुत चलन चला हुआ है कि फटाफट आप रीडेवलपमेंट कर लो तो 2-3 साल के अंदर अपने को नया घर मिल जाएगा, एडिशनल जगह मिल जाएगी, अपने को कॉर्पस वगैरह मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां रहते हैं उसी जगह पे अपने को नई बिल्डिंग मिल जाएगी, नया घर मिल जाएगा। अच्छी बात है, ये एकदम अच्छी बात है, कोई थॉट गलत नहीं है। लेकिन जैसे आपने अभी बताया कि इस इतने जोरों शोरों से रिडेवलपमेंट चल रही है कि अभी कोई विशेष जगह खास बची नहीं है, तो अभी हमें सोचना पड़ेगा कि आगे जाके डेवलपमेंट का फ्यूचर क्या है। लेकिन वो आज का टॉपिक नहीं है, तो उस टॉपिक पे हम कभी दोबारा बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है, वो सरल टॉपिक है, 79A प्रोसीजर, जिसको हम 79A प्रोसीजर बोलते हैं। एक्चुअली जो गाइडलाइंस है वो 79A नहीं है, 79A है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर एक जो सेक्शन है, उसमें पावर दिए है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट लोगों के हित के लिए कोई भी गाइडलाइंस इस तरह से बना सकते हैं, और इसका स्वीकार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को करना चाहिए। तो जो गाइडलाइन आज हम डिस्कस करेंगे वो पारित किया गया था 4 जुलाई 2019। उसके पहले वाला भी था, बट वी विल नॉट गो देयर, क्योंकि काफी डिस्टेंस था दोनों के बीच में और काफी नए नए प्रोविजन आए। तो जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि किया क्यों था, क्योंकि ये जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है वो इट्स अ बिग अफेयर, मतलब उसमें फाइनेंशियल काफी इन्वॉल्वमेंट रहती है, लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट की इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो ये सारा जब भी हो रहा है तो हर एक को एक एंग्जाइटी होती है कि मेरा घर अभी जाने वाला है, वहां पे मुझे नया घर मिलने वाला है, तो ये मिलेगा कि नहीं, ये सब मैनेजिंग कमेटी जिसके ऊपर हम विश्वास करके सब चल रहे हैं वो सही जा रही है या नहीं। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंटली अगर काम हुआ तो ही लोगों को एक तसल्ली रहेगी कि यस, मैं रीडेवलपमेंट में जाऊंगा क्योंकि मुझे शाश्वती है कि मुझे मेरा घर वापस मिलेगा। तो ये शाश्वती के लिए ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी था। और ऐसे देखा गया कि काफी जगह पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी। कभी कभी मैं नहीं कहूंगी कोई जानबूझ के करता है, लेकिन कभी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ नो प्रॉपर गाइडेंस, मैनेजिंग कमेटी भी अच्छी तरह से इसको रीडेवलपमेंट में प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पाती थी। इसके लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना जितने भी डिस्प्यूट हो रहे हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, वो सारों का हम एक जिस्ट निकाल के हम लोग कोई अच्छा सा एक प्रोसीजर बना के दे, जो अगर प्रोसीजर फॉलो किया तो फिर ये रीडेवलपमेंट अच्छे से आगे बढ़ सकती है विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस एंड हर्डल्स। उसमें ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन होगी और लोगों को कोई दिक्कतें भी नहीं आएगी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाएगा। इस तरह से ये गाइडलाइंस बनाई गई। अभी वेबिनार के शुरुआत में ही मैं एक स्पष्ट करना चाहूंगी, क्योंकि लोगों के दिमाग में यही घड़ी घड़ी सवाल आता रहता है कि ये 79A के गाइडलाइंस मैंडेटरी है, इसको फॉलो नहीं किया गया। और काफी सारे कोर्ट में भी लिटिगेशन, आज की तारीख में मेरे हाथ में भी काफी सारे लिटिगेशन है जहां पे कई मेंबर्स कोर्ट में जाके फाइल कर रहे हैं केसेस कि इन्होंने 79A फाइल नहीं किया, तो फॉलो नहीं किया प्रोसीजर, तो इस वजह से आप इनका जो रीडेवलपमेंट इसको कैंसिल कर दो। तो इस तरह से काफी केसेस होती है। तो ये 79 का जब भी हम बात करते हैं, तो जैसे हमने बताया कि इसको ट्रांसपेरेंसी और एक अच्छे से गाइडलाइंस देने के हिसाब से इसकी शुरुआत हुई थी। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या एक्ट ने, ये गवर्नमेंट क्या कहता है कि कौन कर सकता है रीडेवलपमेंट, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजिंग कमिटी है, वो डिसीजन ले सकती है रिगार्डिंग द रीडेवलपमेंट। अगर किसी सोसाइटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर को वो अधिकार लेने का उसको कोई राइट दिया नहीं गया है। ओनली द ड्यूली इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी कैन टेक अ डिसीजन फॉर प्रोसीडिंग फॉर रीडेवलपमेंट। लेकिन ऐसे है क्या कि मैनेजिंग कमेटी अपनी मनमानी करे या अपने मर्जी से कुछ डिसीजन ले? तो बिल्कुल नहीं। उसके लिए भी बहुत अच्छे से प्रावधान किया गया है। उसमें उन्होंने बताया है कि अगर किसी सोसाइटी के मेंबर्स को लगता है कि हमें रीडेवलपमेंट में जाना है, तो वो सोसाइटी के कम से कम 1/5 मेंबर को सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को एक अर्जी देनी पड़ेगी कि क्यों ना हम रीडेवलपमेंट में जाए। अभी आप, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो आपके सोसाइटी में अगर 100 लोग हैं तो उसमें से कम 20 लोगों की अर्जी आनी चाहिए कि हम रीडेवलपमेंट में जाए। ये अर्जी आने के बाद में मैनेजिंग कमेटी का फर्ज बनता है कि वो अर्जी के तहत वो अपना निर्णय लेके एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बिठाए फॉर दिस वेरी पर्पस कि अपने को रीडेवलपमेंट में जाना है या नहीं जाना है। 20 से ज्यादा लोग करते हैं 100 में तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 20 लोगों की तरफ से ये आना चाहिए।
अभी इसके लिए जो एसजीएम बिठाई जाती है, तो जैसे अपने नॉर्मल प्रोसीजर है एसजीएम के, उसी तरह का प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो होता है, जिसमें अपने को कम से कम 14 दिन की नोटिस देनी चाहिए, क्योंकि सबको सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें आने के लिए सबको एक सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए। तो ये नोटिस आप पोस्ट से, हैंड डिलीवरी से दे सकते हो। अगर आपके कोई मेंबर्स अब्रॉड है तो आप इनको ये ईमेल से दे सकते हो। तो इस तरह से ये नोटिस देने के बाद में जिस दिन मीटिंग का दिन होता है उस दिन अपने को कम से कम 2/3 मेजोरिटी इज नेसेसरी फॉर दैट मीटिंग। अगर 2/3 मेजोरिटी नहीं है तो उस दिन की मीटिंग की कार्यवाही आगे बढ़ नहीं सकती है, बिकॉज दैट इज द बेयर मिनिमम कोरम रिक्वायर्ड फॉर द एसजीएम इन रिस्पेक्ट ऑफ टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग रीडेवलपमेंट। तो जैसे अगेन हम लोग सोचते हैं कि 100 लोगों की अगर अपनी कमिटी है तो 100 लोग मेंबर सोसाइटी है, तो 100 में से 2/3 मतलब 66.66 मेंबर्स, मतलब मोटा मोटी 67 मेंबर्स मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए। अभी अगर ये कोरम नहीं है तो वो मीटिंग को एडजर्न किया जाता है और उसके बाद में फिर से 30 दिन के बाद में वो मीटिंग को आप लोग रख सकते हैं। उसके बाद में भी अगर कोई कोरम पूरा नहीं हुआ तो ऐसे समझा जाएगा कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है रीडेवलपमेंट में, और इसके आगे फिर 3 महीने तक कोई बात नहीं छेड़ पाएगा कि आप रीडेवलपमेंट में जाओ। अभी हम समझते हैं कि अगर ये प्रोसीजर में ऐसे हुआ कि कोरम अपना पूरा हो गया, तो ये पूरा कोरम होने के बाद में जो मुद्दा डिस्कशन के लिए आता है, उसके पहले, ये मीटिंग लगाने से पहले अच्छा होगा कि सोसाइटी जो पीएमसी है, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, उनके कुछ कोटेशन लेके आए। तो आप बोलोगे ये सब क्या है भाई, कहाँ से कोटेशन लाए, क्या करे, मुझे पब्लिक नोटिस देनी चाहिए या टेंडर निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो पीएमसी के अपॉइंटमेंट के लिए आपको पब्लिक नोटिस देने की कोई जरूरत, कंपल्शन नहीं है, ना ही आपको कोई टेंडर निकालने की जरूरत है। मैनेजिंग कमिटी लोगों की, अपने जो सोसाइटी के लोग हैं उनसे सलाह मशवरा करके, अगर किसी के पहचान के कोई पीएमसी है जो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे एनरोल्ड है, तो उनको अप्रोच करके उनसे कोटेशन ले सकती है। तो इस तरह से 2-3 पीएमसी के कोटेशन लेके वो एसजीएम जो हमारी प्रॉपर कोरम के साथ जाने वाली है आगे, उसके अंदर हम लोग वो कोटेशन रख सकते हैं। वो कोटेशन लेने के बाद में जिस दिन समझो कि 51% मेंबर्स ने कहा कि यस, हमें रीडेवलपमेंट के बारे में सोचने में इंटरेस्ट है, तो सोसाइटी उसमें आगे स्टेप ले सकती है। जब मैं बोलती हूँ 51%, मतलब अगेन अगर हमारे मेंबर्स 100 है तो उसमें से 51 लोगों की अब हमें कंसेंट लगती है टू इवन थिंक अबाउट रीडेवलपमेंट प्रोसेस। रीडेवलपमेंट करने के लिए तो लगती है, लेकिन उसके बारे में आगे सोचने के लिए, प्रोसीजर शुरू करने के लिए भी 51% ऑफ द टोटल मेंबर्स जितने मीटिंग में आए उतनों की, उसमें से 51 नहीं, मतलब मीटिंग के अंदर समझो आपके 2/3 मेंबर्स है, तो उसमें से 51% नहीं, जो अपने सोसाइटी के टोटल मेंबर्स है, वो टोटल मेंबर्स में से 51% की कंसेंट होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी कंसेंट अपने को मिल जाती है तो फिर मैनेजिंग कमेटी का आगे का स्टेप लेने का राइट बनता है। तो आगे के स्टेप्स मतलब उनको पीएमसी को मिलना पड़ता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट से सलाह मशवरा करके फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकालना पड़ेगा कि जैसे कोई रीडेवलपमेंट में जा रहा है तो अगर ये रीडेवलपमेंट करे तो हमारे पास एफएसआई है क्या, अगर हमने ये किया तो हमारे कितने मेंबर्स है, यूज्ड एफएसआई कितना है। तो ये सब फिजिबिलिटी रिपोर्ट वर्कआउट करने के बाद ही आगे बढ़ा जा सकता है। अभी जैसे हम लोग, मैं मेरे सामने अभी ये अगर शर्मा जी आपके पास है तो आप भी शेयर कर लीजिए, ये जो जीआर है, तो हम लोग जैसे से इसको ब्राउज थ्रू करेंगे, डिटेल में तो जाने की जरूरत नहीं है। दिस जीआर इज अवेलेबल ऑनलाइन ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट्स ऑल्सो, तो आप लोग पढ़ भी सकते हो। पर जनरली मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छा इन्होंने सोचा हुआ है जो जीआर बनाया। देखिए जैसे हमने देखा कि किसने पारित किया हुआ है, तो इसको कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ने ये पारित किया हुआ है, गवर्नमेंट का ये जीआर है। इसके अंदर क्यों किया है उसकी भी वजह दी है, आप स्क्रॉल करते जाइए शर्मा जी। तो इसमें वजह दी है कि पुनर्विकास में जो लोगों को, मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लिए बिना जो करते हैं, या तो हम लोग जो टेंडर्स करते हैं वो टेंडर्स में अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो इस तरह की कई वजहों के वजह से
ये जीआर में प्रोविजन किया गया है कि हमने इस वजह से ये जीआर निकाला है कि आप ये प्रोसीजर फॉलो करो तो सबके लिए सही रहेगा, एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर अपने को मिल जाएगा। उसके बाद में उन्होंने आगे लिखा है कि कौन कौन कर सकता है। तो इसमें कौन कर सकते हैं कि जिस भी सोसाइटी की बिल्डिंग अगर कंडीशन मतलब जो अगर अथॉरिटी ने डिक्लेयर किया कि ये बिल्डिंग की कंडीशन धोखादायक है, डेंजरस है, या जो मेंबर्स रहते हैं उनके लिए भी और शायद अगल बगल में रहने वाले बिल्डिंग या पासर्स बाय के लिए किसी के भी लिए अगर ये डेंजरस सिचुएशन में अगर हमें लगती है बिल्डिंग, तो वैसी बिल्डिंग अप्रोच कर सकती है फॉर रीडेवलपमेंट। अभी यहाँ पे मैं एक पॉज लूंगी थोड़ा सा। कई बार लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या जिसकी बिल्डिंग डिलैपिलेटेड है खाली वही जा सकते हैं रीडेवलपमेंट में। तो मैं तुरंत इसका उत्तर देती हूँ कि ऐसी बात नहीं है। अगर डिलैपिलेटेड नहीं है तो भी आप जा सकते हो, लेकिन उसका पूरा एक अलग प्रोसीजर और अलग चीजें उसमें काफी कंसिडर करनी पड़ती है। परंतु ये जीआर के हिसाब से अगर देखो तो अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब अपने यहाँ पे कौन है, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर एनी बिल्डिंग इज डिलैपिलेटेड और नॉट। तो बीएमसी ने अगर आपको सर्टिफाइड करके दिया कि ये बिल्डिंग आपकी डेंजरस है, अगर आपको नोटिस दे दिया 354 का, तो उस हिसाब से अगर वो डेंजरस डिक्लेयर कर ली गई तो वैसी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए जा सकती है। अभी ये जो पूरा जीआर है वो सिर्फ सिंगल बिल्डिंग के लिए नहीं है। दिस इंक्लूड्स द प्रोविजंस फॉर द क्लस्टर रीडेवलपमेंट, फॉर द अमालगमेशन। मतलब मेरा प्लॉट है, मेरे बाजू वाला प्लॉट है, मेरी छोटा प्लॉट है, तो मुझे बाजू वाले के साथ में मिलके अगर करना है जॉइंट वेंचर के जैसा, तो उस तरह से अमालगमेशन करके जो रीडेवलपमेंट होती है उसी लिए भी सिमिलर रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं अब। तो ये इसी जीआर में लिखा हुआ है कि क्लस्टर और दो अमलगमेटेड और सिंगल बिल्डिंग सबके लिए सिमिलर प्रोसीजर अपने को फॉलो करना है। अगर आप इसमें आगे बढ़ते हो तो जैसे मैंने बताया कि कौन कर सकता है, तो ओनली द सोसाइटीज ड्यूली इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी कैन टेक अ डिसीजन फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, एज आई सेड बाय वे ऑफ अ पर्टिकुलर जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया वो प्रोसीजर फॉलो करने के बाद। अभी इसके आगे जो आता है ये क्या कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए इट इज बेटर दैट सोसाइटी अपना एक वेबसाइट बनाए। जब रीडेवलपमेंट में जाने की बात होती है तो अपना एक वेबसाइट बनाए, अपना एक ईमेल आईडी क्रिएट करे, और जो भी ये मटेरियल ये मतलब जो प्रोसीजर हो रहा है, जो अपने कोटेशंस आए हैं, जो अपना किसी ने अपने को अप्रोच किया है अपने क्वेरीज लेके, तो वो सारा ही आप वेबसाइट पे डालते जाओ, अपने ईमेल पे से अपने मेंबर्स के साथ शेयर करते जाओ, तो वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर बन जाएगा। फिर इसके आगे अगर आप देखते हो कि ये सर्वसाधारण सभा के बारे में तो हमने बात कर ली ऑलरेडी, जैसे शुरुआत में ही कि किस तरह से 1/5 मेंबर जा सकते हैं फॉर रीडेवलपमेंट का प्रपोजल लेके कमिटी के पास। बाद में कमिटी एसजीएम लगाएगी जिसमें 2/3 कोरम मैंडेटरी है, और उसके बाद में 51% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैज टू डिसाइड वेदर दे वांट टू गो फॉर रीडेवलपमेंट और नॉट। अभी इसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो उसमें उन्होंने ये भी प्रोसीजर दिया है कि ये सब होने के बाद में टेंडरिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, कि जो पीएमसी है वो टेंडर्स फ्लोट करते हैं। मतलब वो पब्लिक में पब्लिक नोटिस देके न्यूज़पेपर में एक टेंडर फ्लोट करते हैं जिसमें पूरी कंडीशंस लिखी होती है कि हमारा इस तरह से प्लॉट है, हमको इस तरह से रिडेवलपमेंट करना है, हमारा एक्सपेक्टेशन ये है वो है जो भी अपना है। तो पूरा टेंडर प्रोसेस होता है। वो टेंडर प्रोसेस करने के बाद में उसके रिस्पॉन्स में काफी डेवलपर अप्रोच करते हैं सोसाइटी को कि हमें इसमें पार्टिसिपेट करने की इच्छा है, तो आप हमारा ये ऑफर ले लीजिए। लेकिन यहाँ पे कभी कभी सिचुएशन आ जाती है कि कई बार ऐसे होता है कि टेंडर फ्लोट किया जाता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है, या तो अच्छे डेवलपर नहीं आते। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में दोबारा टेंडर फ्लोट किया जाता है। 2 बार 3 बार टेंडर फ्लोट करने के बाद भी कई बार ऐसे होता है कि रीडेवलपमेंट के लिए कोई डेवलपर इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। इस सिचुएशन के अंदर सोसाइटी को राइट है कि वो अपने ही मेंबर्स से पूछे कि भाई आपके कोई पहचान का डेवलपर है क्या, तो हम उनको आप ऑफर्स लेके आओ। तो ये सारा ऑफर्स भी कंसिडर किया जा सकता है। ऑफकोर्स इसमें ये प्रोसीजर में वो पार्ट लिखा नहीं है, बट दिस इज द प्रैक्टिकल डिफिकल्टी विच इज फेस्ड ड्यूरिंग रीडेवलपमेंट। और इसका सोल्यूशन ये है कि आफ्टर 2-3 अपॉर्चुनिटीज टू इशूइंग 2-3 नोटिस, द सोसाइटी कैन कॉल अपॉन इट्स मेंबर्स टू
गेट द डेवलपर। अभी समझो आपके पास डेवलपर आ गया, तो इन्होंने ये जीआर के तहत कैसे है कि जो डेवलपर आता है उसको आपको एंटरटेन करना पड़ेगा कि तो आप क्या क्या स्ट्रेंथ के ऊपर आप डिसाइड करोगे कि हमको ये डेवलपर सही लगता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो सबसे अच्छी ऑफर दी है, इसके लिए आप उसको अगर सिलेक्ट करते हो तो ये हमेशा सही डिसीजन नहीं होगा। तो हमें खाली जो हमें मतलब कि आपका 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, मैं आपको 1,500 स्क्वायर फीट दे देता हूँ, 800 स्क्वायर फीट देता हूँ, 900, अच्छे से अच्छी ऑफर अगर मिली तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एक अट्रैक्ट होके उसको उसी को सिलेक्ट करना सही नहीं रहेगा। तो हमें क्या देखना है कि हमें ऑफर क्या दे रहा है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या देखना है कि ये डेवलपर ने काम कैसे किया हुआ है, इसका मार्केट में रेपुटेशन कैसा है, इसके ऊपर कोई केसेस तो नहीं है ना, ये डीबार तो नहीं है ना, रेरा के अंडर इसको ब्लैकलिस्ट तो किया नहीं गया है ना, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी है या नहीं, ये सबसे बहुत जरूरी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें इकट्ठा हमको सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि इसने ऑफर अच्छी दी है, इसने लेकिन इसका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, ये प्रोजेक्ट कर पाएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, तो बेटर इज टू कीप हिम अवे। लेकिन ये सारा विचार विनिमय करके अपने मेंबर्स के साथ में, पीएम के साथ में, आर्किटेक्ट के साथ में जब भी डिसीजन लेके कि इसका काम अच्छा किया हुआ है, इसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी है, इसने ऑफर भी ठीक ठाक दिया है, तो वैसे जो डेवलपर सारे क्राइटेरियाज में फिट होता है उसी को सिलेक्ट करना अपने लिए अच्छा होता है। ना ही कि जस्ट खाली कोई बड़ा नाम है इसके लिए उसको लो, वो भी गलत है। खाली किसी ने अपने को अच्छा ऑफर दिया इसके लिए उसको लो, ये भी गलत काम है। तो ये पूरा बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजिंग कमेटी के ऊपर होती है। लेकिन यहाँ पे मैं मेरी मैनेजिंग कमेटी के भाइयों बहनों को ऐसे में गुजारिश करूंगी कि ये पूरा ही डिसीजन बहुत बड़ा है, इसको खाली आप अकेले मत लो, ये डिसीजन में सारे ही मेंबर्स को इन्वॉल्व जितना हो सके उतना करोगे तो सबके लिए बेहतर रहेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि अगेन जो डेवलपर का सिलेक्शन होता है उसके लिए भी स्पेशल जनरल बॉडी ही बुलानी पड़ती है। आप उस मैनेजिंग कमेटी अपने मर्जी से नहीं कर सकती है, ना ही कोई ऑर्डिनरी मीटिंग में ये हो सकता है। ये वापस वही प्रोसीजर करना पड़ेगा कि 14 डेज का क्लियर नोटिस दीजिए, प्रॉपरली नोटिस दीजिए, 2/3 कोरम होना चाहिए मीटिंग में। 2/3 नहीं है तो मीटिंग को एडजर्न कर लीजिए और नेक्स्ट विद इन 7 डेज के बाद में 1 मंथ का आप टाइम लेके वापिस आप मीटिंग लगाइए। वापिस कोरम होने के बाद में ही आप इसको आगे बढ़ सकते हैं। और वो मीटिंग के अंदर जितने लोग आए हैं तो सोसाइटी के 51% मेंबर्स का कंसेंट है तो ही आप पर्टिकुलर डेवलपर को इलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। इलेक्ट नहीं, इलेक्ट इज नॉट अ राइट वर्ड, सिलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे ऐसा एक उन्होंने आगे प्रोसीजर दिया है कि ये वाली जो मीटिंग होती है जिसमें हम लोग डेवलपर को सिलेक्ट करते हैं उसको नॉर्मल हम लोग कॉमन पार्लेंस में बोलते हैं 79A का मीटिंग। तो आप कभी भी जो आज हमारे सोसाइटी में 79A का मीटिंग है, मतलब क्या है कि जिसमें डेवलपर का सिलेक्शन होने वाला है। तो इसी गाइडलाइन के अंदर ऐसे दिया हुआ है कि आप डेप्यूटी रजिस्ट्रार को अप्रोच कीजिए, उनसे आप एक ऑथोराइज पर्सन को ये मीटिंग मॉनिटर करने के लिए बुलाइए। वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में से जो ऑथराइज पर्सन है वो आके आपको बताएगा कि आपका कोरम सही है कि नहीं, वो मीटिंग मॉनिटर करेगा। वो आपके किसी भी डिसीजन में इंटरफियर नहीं कर सकता है, मतलब आप ये पर्टिकुलर डेवलपर को सिलेक्ट करो या नहीं करो ये उसका राइट नहीं है। लेकिन आपने ये मीटिंग सही से की है कि नहीं ये चीज मॉनिटर करने के लिए वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में से आप पर्सनल ऑफिशियल को बुला सकते हो। अभी यहाँ पे अभी जस्ट रिसेंटली ऐसे चल रहा है कि ये जो प्रोसीजर है कि जिसमें हम रजिस्ट्रार के ऑफिस से ऑफिसर को बुला के उसके प्रेजेंस में मीटिंग ले, इसको शायद से अभी कैंसिल करने का विचार है गवर्नमेंट का। क्योंकि ऐसा काफी बार देखा गया है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा एलिगेशन हुआ है कि इसमें काफी मतलब सही से नहीं जा रहा है ये सब प्रोसीजर करने से। देर आर मोर पीपल हु आर गेटिंग इन्वॉल्व इन द सोसाइटीज पर्सनल अफेयर एंड विच में लीड टू सम अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो हाल ही में लास्ट वीक में एक हफ्ते पहले ही एक लैंडमार्क जजमेंट आया बोरकर साहब का, जस्टिस बोरकर साहब का, कि हाँ जी, एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं है डिप्टी रजिस्ट्रार की, रजिस्ट्रार ऑफिस यस से यस, करेक्ट करेक्ट मैंने
करेक्ट ये करेक्ट। ऐसी चीजें हो रही है। हाँ, यस। तो बिल्कुल ऐसे और इसी को अभी इसीलिए ये इसमें से भी ये निकाल देने का प्रोविजन ही चल रहा है कि अभी ये पूरा रिक्वायरमेंट ही निकाल दो कि रजिस्ट्रार के ऑफिस को इन्वॉल्व करो या नहीं करो। यू आर राइट, जस्टिस बोरकर हैज सेड दिस इन द लास्ट वीक ओनली। सो अगर इस तरह से हम जाके समझो भी आप लोगों ने अगर ये इन जो डेवलपर को इस प्रोसीजर के तहत हमने सिलेक्ट किया, अभी सिलेक्ट करने के बाद भी हमारी जवाबदारी खत्म नहीं होती है। मैनेजिंग कमेटी के सर पे तो बहुत ही बोझ है, पर उसके मेंबर्स को भी उतना ही विजिलेंट रहना चाहिए, सारे मेंबर्स को। क्योंकि इसमें उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप इस तरह से किसी डेवलपर को करते हो तो उसके साथ में आपको किस तरह से एग्रीमेंट करने चाहिए। अगर आप नीचे देखोगे इसके अंदर प्रोविजन, तो इसमें ऐसे भी प्रोविजन दिए कि आपके एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या क्लॉजेस होने चाहिए कि जहां तक पॉसिबल है 2 से 3 साल तक के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए। फिर उसके अंदर आपको आईओडीसीसी आए बिना आप लोग घर खाली मत करो। जब तक परमानेंट ऑल्टरनेट अकोमोडेशन एग्रीमेंट नहीं बनता है तब तक आप घर खाली मत करो। अभी यहाँ पे मैं एक पॉज और लेना चाहूंगी कि जो परमानेंट ऑल्टरनेट अकोमोडेशन एग्रीमेंट है, ये रीडेवलपमेंट के मैटर का मेरे हिसाब से टाइटल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्योंकि आप लोग जहां रह रहे हो आज की तारीख में, आपके पास उसी घर के टाइटल डॉक्यूमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये हमारे ऑफिस का A24 नंबर है, तो मेरे पास A24 नंबर का ही एग्रीमेंट है। लेकिन जब ये बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाएगी तो जरूरी नहीं कि मेरा नया फ्लैट का नंबर A24 ही हो, जरूरी नहीं कि मेरा वो ऑफिस उसी फ्लोर पे हो जहां मैं आज रहती हूँ। तो मैं कंप्लीटली मेरा नया टाइटल बन जाएगा। उसके लिए परमानेंट ऑल्टरनेट अकोमोडेशन एज अ टाइटल डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। दूसरी इसकी जरूरत ऐसी है कि अगर डेवलपर ने आपको आपका घर नहीं दिया, आपको इंडिविजुअली उसके अगेंस्ट अगर कुछ करना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस करना है, तो उसके लिए आपके पास ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये रजिस्टर्ड परमानेंट ऑल्टरनेट अकोमोडेशन इंसिस्ट करना, ये किए बिना किसी ने अपना घर छोड़ना नहीं चाहिए। सो दिस इज, तो ये जीआर के अंदर उन्होंने जैसे मैंने बताया कि काफी जो गाइडलाइंस अपने को दिए हैं, इसमें इन्होंने क्लॉजेस क्या लिखने हैं वो लिखे हैं। तो उसमें उन्होंने एक क्लॉज लिखा है 20% बैंक गारंटी लीजिए आप डेवलपर से। अभी यहाँ पे बहुत सारी मारामारी होती रहती है हमेशा कि 20%, काफी डेवलपर बोलते हैं कि हम तो रेरा में पैसे भर रहे हैं तो हमको अभी आपको 20% नहीं देना है। तो ये रेरा में पैसे भर रहे हैं नहीं देना है, ये गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचा था क्योंकि जब भी ये जीआर आया तभी ऑलरेडी रेरा एग्जिस्टेंस में था। तो अगर रेरा एग्जिस्टेंस में था और फिर भी अगर गवर्नमेंट ने इसमें ये प्रोविजन डाला है तो उसकी कोई वजह जरूर है। तो गवर्नमेंट ने ये सोच समझ के बोला है कि 20% बैंक गारंटी आप लीजिए। तो कई बिल्डर्स देना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको बैंक गारंटी लेना है आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकल सोच में ऐसे भी हो जाता है कि लोग बैंक गारंटी डेवलपर देने को तैयार नहीं होते, पर वो बोलते हैं कि उसके बदले में हम आपको हमारे अनसोल्ड फ्लैट दे देंगे। वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन ऐसे भी एडजस्टमेंट होती है। बट किसी ना किसी तरह की सिक्योरिटी अपने को लेना बहुत जरूरी है। और गवर्नमेंट ने जो बोला है उसके हिसाब से तो आप अगर 20% ले लेते हो बैंक गारंटी तो सबसे बढ़िया है। तो इस तरह से ये सारे प्रोविजंस है। उन्होंने और भी बोला है कि अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जब तक आता नहीं है तब तक आप अपना पोजीशन भी मत लो वापस। पोजीशन लेने से पहले आप अपने पोजीशन फ्लैट का इंस्पेक्शन करो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको बताओ। तो इस तरह से ये खाली 20 क्लॉजेज है, लेकिन ये 20 क्लॉजेज में उन्होंने, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि क्यों करना है, किसने करना है, कैसे करना है, और अगर करने के बाद उसकी इंट्रिकसीज क्या है। तो ये अगर आप 20 फॉलो करते हो अच्छी बात है। जैसे कि मैंने बताया कि मैंडेटरी नहीं है, आपको पता है। और जैसे शर्मिला देशमुख जी का जो भी जजमेंट आया था 20 में, तो उसमें तो एक मैनेजिंग कमेटी ने 79A प्रोसीजर नहीं फॉलो किया था। इसके लिए वो 6 years का डिस्क्वालिफिकेशन लोअर कोर्ट ने दिया था। वाइल सेटिंग असाइड दैट डिस्क्वालिफिकेशन, जैसे शर्मिला देशमुख वेरी क्लियरली सेड दैट दीज आर द गाइडलाइंस नॉट मैंडेटरी प्रोसीजर। ऐसे काफी सारे जजमेंट्स है, बट ये गाइडलाइंस आप फॉलो करो तो आपके लिए भी प्रोसीजर अच्छा हो जाएगा। कंपलसरी नहीं है, फिर भी फॉलो करो, ऐसा मेरा आपको कहना है। तो मुझे लगता है कि ये हमने एक जनरल रनिंग इसका एक व्यू देखा, ओवरव्यू देखा। अगर किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेरीज है तो वी कैन टेक दोज क्वेरीज। यस, थैंक यू वेरी मच उमा मैडम। आपने बहुत ही अच्छे मतलब गागर में सागर भरने की कोशिश की कि बहुत शॉर्टकट में और एकदम अच्छी हिंदी में आपने बताया मैडम। हमेशा आपके जो लेक्चर्स हैं मराठी में और इंग्लिश में हम सुनते हैं, लेकिन हिंदी में भी बहुत अच्छा आप बोलती हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।
बिल्कुल मैडम, एक देखा गया है कि 79 ए गाइडलाइन जो मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये बनाई गई है ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो मेरा सवाल है, और बहुत सारी सोसाइटी के का भी ये सवाल होता है कि जहां पर मान लो 50 टेनेंट है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, मेंबर्स 50 है, और वो सभी मेजोरिटी है, मतलब 100% मेजोरिटी है। तो वहां पे भी ये, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी और मेजोरिटी के लिए किया गया है, और 50 में अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी समझ है 50 मेंबर में, मैनेजिंग कमेटी और तमाम मेंबर। तो क्या वहां पे वो बिना 79 है, बिना डिप्टी रजिस्ट्रार का इन्वॉल्वमेंट करके गो हेड कर सकते हैं? यस, अभी फिलहाल मेरे हाथ में एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे हमारे 5 प्रोजेक्ट अगल बगल में ही चल रहे हैं। उसमें से एक सोसाइटी ने हमें क्लियरली बोल दिया कि मैडम हमारे 100% मेंबर को इसी पर्टिकुलर बिल्डर के साथ ही जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनको पूरा गाइडेंस दिया कि आप कैसे करना चाहिए। तो 79 ने अगर नहीं करे तो चलेगा क्या, तो वो चल सकता है। अगर सारे मेंबर्स 100% मेंबर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें इस पर्टिकुलर डेवलपर के साथ जाना है, तो वो जा सकते हैं विदाउट फॉलोइंग 79A प्रोसीजर। और दूसरा भी ऐसे है कि मेजोरिटी से भी काफी बार ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं। फिर जैसे उसके बाजू वाली दूसरी सोसाइटी, वहां पे 100% नहीं है बट मेजोरिटी में है, और 2-3 जन ही खाली अपोज कर रहे हैं, तो उन्होंने तो प्रोसीड किया कि हम देख लेंगे, आप 79A के बिना हम जाना चाहते हैं, हम देख लेंगे आगे जो होता है। तो उस तरह से भी होता है। लेकिन ऐसे बार क्या होता है कि एक दो मेंबर्स भी, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो कोर्ट यही बोलेगा कि जो मेजोरिटी डिसाइड करती है दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स। हावेवर, अगर नहीं किया है प्रोसीजर, तो जो ये 1 2 3 4 मेंबर्स जिनको कोई प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है किसी तरह की इस रीडेवलपमेंट से, तो वो उन्हें एक अच्छा ग्राउंड मिल जाता है जाने के लिए इसके पास में, कोर्ट के अंदर। और जैसे हमारे दूसरे एक प्रोजेक्ट में इस तरह से ही हुआ कि हमारे पास मेजोरिटी थी, हमने तो 75% से हमने डेवलपर अपॉइंट किया, 79A प्रोसीजर भी फॉलो किया। उसके बावजूद कई लोग सोसाइटी के अंदर गए, कोर्ट में गए, और उन्होंने ये, हमारा तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी हमने बना दिया था, रजिस्टर भी हो गया था, स्टिल दे हैव गॉन एंड दे आर सेइंग कि यू सेट असाइड दिस एग्रीमेंट बिकॉज देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। अभी यहाँ पे क्योंकि हमने 79A फॉलो किया था, हमें बहुत अच्छा स्टैंडिंग मिल गया कोर्ट के अंदर। हमने बताया कि रजिस्ट्रार के ऑफिस में से बंदा आया था, उन्होंने ही जो सर्टिफाई किया है कि मीटिंग सही से हुई है, और इस तरह से हमने ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर किया है, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो ट्रांसपेरेंट। तो ये 79 फॉलो करने की वजह से फायदा भी हुआ। लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि आप उसी को लेके पकड़ के बैठे रहो। यू कैन स्टिल प्रोसीड इफ 100% मेंबर्स वांट टू गो इन अदर वे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यदि आप ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं और सब मेजोरिटी आपकी 100% मेजोरिटी है, तो उसी के लिए कानून बनाया है। मिलन मेहता जी का सवाल है। मिलन जी, आप अपना सवाल करें। थैंक यू सुनील जी। मेरा यही प्रश्न था मैडम से, और मैडम ने बहुत अच्छा बताया कि फ्यूचर में 100% में से कोई भी एक मेंबर ट्रांसपेरेंसी का इशू रेज करके रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टॉल कर सकता है अगर उसको पर्सनल लेवल पे डील नहीं मिली तो। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि 79A फॉलो किया जाए, मगर साथ में ये भी जरूरी, उन्होंने अच्छा बताया कि 2-3 चीज अगर 100% फॉलो नहीं की तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट majority of the guidelines of 79A should be followed, so maximum people can be with the managing committee and society. Thank you very much. Thank you. Sir, my name is Poonam. Madam, our society went under redevelopment in 2022, October 2022. But I was the dissenting member. I was arguing like first you go for deemed conveyance, then you go for redevelopment, because our society was not deemed convinced. So they all were against me, and directly they demolished without taking my NOC. We didn't sign any DA with them. But now when the thing got over, okay, and we forcibly took our possession. Within 6 months, he made it a G+8 floor building structure. Yeah, within 6 months. October 22 he started, and March 23 he completed. In June 2023, we forcibly went and took our possession, where our flat was already there before redevelopment. Now, till today, he has not given us any document. Earlier to redevelopment, we had proper transfer deed document, not agreement for sale, but transfer deed document earlier to redevelopment. So, and we had paid the stamp duty and all. So, ma'am, which document should I ask from the builder now?
See, Poonam ji, now the issue in your case is you will have to refer to the development agreement clauses, because in the development agreement there is always a clause pertaining to the rights and liabilities of the dissenting members. तो उन्होंने आपको कुछ पेनल्टी वगैरह लगाई है, उसके वो क्लॉजेस में आपको देखना पड़ेगा. It's better that you request now, since already the building is demolished, you have not taken any court case action according to what you said. मुझे नहीं लगता है कि आपने कुछ एक्शन भी लिया है. So it is better that you resolve this issue amicably. Insist that you should be given a permanent alternate accommodation agreement registered. रजिस्टर एग्रीमेंट लेके आप आगे बढ़ो, तो एमिकेबल इसको रिजॉल्व करो, वो आपके इंटरेस्ट में रहेगा. क्योंकि नहीं तो आपको इनके साथ उलझ जाओगे तो फिर बहुत आपको भी दिक्कत हो जाएगी. एंड यू शुड इंसिस्ट फॉर योर परमानेंट ऑल्टरनेट अकोमोडेशन एग्रीमेंट. यस, थैंक यू. मैडम, सवाल है मिस्टर फ्रांसिस का. इफ ए मेंबर इज ए प्रोविजनल मेंबर in a nominee dead case since last 10 to 15 years, no title clear of the ownership, such members can sign the application for the redevelopment society record. Only members mentioned. अभी this very just recently before Diwali vacation only I obtained an order from High Court in which 2 members were not vacating. There were 30 people out of which everybody vacated, only these 2 people were not vacating. अभी इनके लिए प्रॉब्लम ऐसा था कि जो एक आदमी था वो ओनर था ही नहीं, उसके पास पोजेशन था, खाली रहने को दिया था, ग्रेट्यूटस लाइसेंसी, उसका ओनर कोई और था और ये रह रहा था. सो दिस पर्सन वाज नॉट विलिंग टू लेट गो ऑफ हिज प्रीमाइसेस. एंड द सेकंड पर्सन एज यू से वाज अ प्रोविजनल मेंबर, मतलब उसके पिताजी गुजर गए थे और नॉमिनेशन के बेसिस पे उसको प्रोविजनल मेंबर बनाया गया था. अभी ये सिचुएशन के अंदर ऐसा होता है कि ये लोग नॉर्मली रिलक्टेंट होते टू वेकेट, बट this guidelines what we just discussed 79A very clearly mentions that जो भी possession में है उसका rights protected है. अगर ये डेवलपमेंट के अंदर ये नॉमिनल मेंबर का पोजेशन है आज के तारीख में है, तो उसका जब भी नया प्रीमाइसिस बनेगा तभी उसी को उसका पोजेशन दिया जाएगा. और किसी को अगर इसमें कोई दिक्कत है ये मेंबर को अपने राइट्स असर्टेन करवाने, तो बेटर ही गोज टू द इंटरिम पीरियड शुड गो टू द कोर्ट एंड गेट प्रॉपर ऑर्डर्स. जैसे हमारे मैंने जो केस बताया उसके अंदर कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया कि भाई आपको अगर प्रॉब्लम है ओनर को कि ये पोजेशन में गलत है, इसको आप हटाओ और हमको पोजेशन दो, तो आप जाके पहले सिविल कोर्ट में से ऑर्डर लेके आओ. तो वैसे एंड सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट उसको खाली करवाया हमने. तो प्रोविजनल मेंबर ने अगर रीडेवलपमेंट में जा रहे तो बिकॉज दैट प्रोविजनल मेंबर इज देयर फॉर द पर्पसेस ऑफ ऑल द सोसाइटी अफेयर्स मैनेजिंग द, मतलब उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो फ्लैट को, इसीलिए वो भी एग्रीमेंट साइन कर ही सकता है. लेकिन किसी और उसके हेयर्स को अगर दिक्कत है तो दे हैव देयर राइट टू रेज देयर ऑब्जेक्शन इन अ सिविल कोर्ट. तो उसको डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड हिज अगेन ही विल बी मेड प्रोविजनल मेंबर ओनली, ही विल नॉट बी गिवन एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ अ रीडेवलप प्रॉपर्टी ऑल्सो. मतलब आज जो आपका स्टेटस है उसी स्टेटस में आपको नए घर में बिठाया जाएगा, तो वहां पर भी आप प्रोविजनल मेंबर ही रहोगे, यू विल नॉट बी द एब्सोल्यूट ओनर. तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एडवाइस करना चाहती हूँ लोगों को कि क्या होता है कि जैसे छोटे घर होते हैं तभी भाई बहन के साथ में समझौता करके जो भी है वो निपटा के आप लोग आपस में डिसाइड कर लो कि भी डैडी का घर है या आपको दिया है क्या, वॉट एवर इट इज, एंड गेट योर टाइटल क्लियर बिफोर मैटर गोज फॉर रीडेवलपमेंट. क्योंकि एक बार रीडेवलपमेंट में जाता है तो एडिशनल एरिया होते हैं, फिर जो क्लेम करने वाले दूसरे होते हैं आजू बाजू के ब्रदर सिस्टर, उनका भी फिर क्लेम का अमाउंट बढ़ जाता है. तो इट्स बेटर दैट यू गेट इट डन एज अर्ली एज पॉसिबल बिफोर द रीडेवलपमेंट ऑफ द बिल्डिंग स्टार्ट्स. पर हुआ है अगर रीडेवलपमेंट स्टार्ट तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके बाद में भी प्रोविजनल मेंबर ही रहोगे एंड यू कैन कंटिन्यू ऑक्यूपाइंग द प्रीमाइसेस. यस, थैंक यू. मैडम, अगला सवाल है अपूर्व का. बिल्डर के पास प्रपोजल मंगवाने के लिए सोसाइटी द्वारा औपचारिक पत्र दिया जाना चाहिए, उसके लिए रेजुलेशन पास किया जाना चाहिए क्या? जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, तो अप्रोच आप अगर वो 79 के प्रोसीजर देख लेते हो तो उसमें दिखा है कि आप टेंडर प्रोसीजर कर सकते हो पीएमसी के थ्रू. जैसे मैंने बताया कि अगर वो नहीं करना है तो आप सोसाइटी के थ्रू आप डेवलपर को लेटर दे सकते हो आस्किंग फॉर हिज ऑफर, जो ऑफर दे रहा है. वो ऑफर देने के बाद में आप डिसाइड करो आपको ये ऑफर एक्सेप्टेड है या नहीं. एंड जैसे रीडेवलपमेंट में जाना है, इट्स अ बिग डिसीजन. नो मैनेजिंग कमेटी अपने खुद के मीटिंग के अंदर ये नहीं डिसाइड कर सकती है, उसको स्पेशल जनरल बॉडी में ही ये डिसीजन लेना पड़ेगा. तो ये अगर डेवलपर को लेटर देना है तो
तो उनको स्पेशल जनरल बॉडी में रिजोल्यूशन होना चाहिए कि हम सोच रहे हैं कि हमको रीडेवलपमेंट में जाना है, इसीलिए हम ऑफर मंगा रहे हैं, तो आप लोगों को ऑब्जेक्शन है कि नहीं। अगर मेजोरिटी से डिसीजन रिजॉल्व हो जाता है कि भाई आप जा सकते हो, आप मंगा सकते हो ऑफर, तो ही वो जा सकता है। इंडिपेंडेंटली अपने मर्जी से जाए तो वो तो गलत प्रोसीजर हो जाएगा। इट्स अ कॉन्टेस्टेबल इशू, उसको आप कॉन्टेस्ट कर सकते हो। A question from Sasidhara Shetty. For the redevelopment, elected MC mandatory or not? What document should be? No, what is it? For redevelopment, elected managing committee mandatory or not? यस, और रीडेवलपमेंट में जाने के लिए इलेक्टेड मैनेजिंग, ड्यूली इलेक्टेड, वर्ड इज नॉट ओनली इलेक्टेड, ड्यूली इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी होना जरूरी है। अगर वो इलेक्शन का प्रोसीजर गलत है, वो मैनेजिंग कमेटी अपने मर्जी से ही विदाउट टेकिंग प्रॉपर इलेक्शन प्रोसीजर अपने से ही मन से, कई इस जगह होता है कि मैनेजिंग कमेटी कंटिन्यू करते रहते, तो वो नहीं, सही से जो कानूनन दिया गया है प्रोसीजर वाइज, उसी से इलेक्टेड किए गए एग्जिस्टिंग मैनेजिंग कमेटी को ही राइट बनता है। अगर कोई डिफॉल्ट है या कोई किसी को डिस्क्वालिफिकेशन है या तो प्रोसीजर सही नहीं है, इलेक्शन से नहीं इलेक्टेड है, तो वो लोग नहीं डिसीजन ले सकते हैं। यस मैडम, अपूर्व ने वापस सवाल किया है। सोसाइटी के कुछ लोग बिल्डिंग का जो टाइटल है वो काम भी बिल्डर के द्वारा करवाना चाहते हैं। क्या सोसाइटी को ही अपना नाम प्रॉपर्टी कार्ड में दाखिल करवाने के बाद ही रीडेवलपमेंट के लिए जाना चाहिए? क्या सलाह दे रही? Yes. ये इस क्वेश्चन के साथ मैं पूनम का एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा सा रह गया था चीज। उन्होंने बोला था कि उनके यहाँ पे कन्वेंस किए बिना वो प्रोसीजर शुरू कर दिया था, और इनका भी समथिंग सिमिलर इज आस्किंग। तो कन्वेंस, अगर आप जगह के मालिक हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर मोर, डिमांड फॉर मोर थिंग्स फ्रॉम द डेवलपर। जो कन्वेंस होता है उसमें सोसाइटी के नाम से ही प्रॉपर्टी का राइट्स चढ़ना चाहिए, जो प्लॉट का एरिया है वो सोसाइटी के नाम से ही चढ़ना चाहिए। लेकिन कैसे होता है कि ये सारा प्रोसीजर बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, मनी कंज्यूमिंग होता है, एफर्ट कंज्यूमिंग होता है। सारे सोसाइटी में इतना आसान नहीं होता है कि डीम कन्वेंस कर लो तुरंत जाके, कहीं पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उस टाइम काफी सोसाइटीज डेवलपर का सहारा लेती है कि भाई आप हमको बताओ, मार्गदर्शन करो, आप थोड़ा मतलब लाइजोनिंग करके दो, आप हमारे नाम से ये करके दो। तो किसी की हेल्प लेना गलत नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर्टी कार्ड में नाम आएगा वो सोसाइटी के नाम से ही वो प्लॉट रजिस्टर होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का हेल्प लेना है विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू गिव हिम द प्रोजेक्ट, फिर ठीक है, लेकिन बेटर इज टू गेट इट डन ऑन योर ओन। बट बिकॉज द फीस एंड ऑल इज involved is much, people prefer getting it done through the developer who is entering the property. तो हो सकता है, लेकिन name should be of the society. करेक्ट। मैडम, सवाल है एडवोकेट कविन बुक सेलर का। विदाउट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट टेकिंग possession is also illegal? Yes, advocate, you're right. It is illegal in certain cases now, though the government is very strict about it. Earlier they used to give part occupation, now they are not even giving that. You can call it, it's not illegal as such illegal. These are the remedial things wherein you are liable penalty. But the problem comes when some mishap happens or you want to agitate your further rights against the developer कि उसने काम सही नहीं किया है, नहीं तो आपने अगर पहले पोजीशन ले लिया तो then you cannot agitate on all those grounds, और उसने जो compliances नहीं किए हैं। तो इसके सारे के बारे में is necessary that you should take a occupation certificate and only thereafter you enter the premises. Otherwise it's not advisable to take possession. But again I will pause for a minute. There are practical difficulties in certain project where what happens is the developer is stopped giving rent, he is not delaying project, somehow the other like the project is ready. तो लोग क्या सोचते हैं कि भाई मैं रास्ते पे रह रहा हूँ, मैं खुद के खीसे से पैसे डाल के मैं रेंट भर रहा हूँ, उससे अच्छा मेरे को ऑक्यूपेशन दिए तो भी मैं अंदर आ जाता हूँ, एटलीस्ट मेरा घर तो हो जाएगा। तो ऐसे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज में लोग ले लेते हैं। बट जहां तक पॉसिबल है आप ऑक्यूपेशन लिए बिना जाना मत, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी लीगली साउंड प्रोसीजर एंड इट हैज इट्स एडवर्स इफेक्ट्स ऑन योर क्लेम। अगर आपको डेवलपर के कुछ क्लेम करना है तो आपने अगर विदाउट उसी ले लिया पोजीशन तो वो आपका क्लेम का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। Okay, madam. Yes. Thank you. Yes, madam, next question is from Naveen Dale. A very important question on membership. What is the right of the associate member and provisional members in redevelopment meeting? Yes, this is a very good question. See, what happens is, as I said,
कि that quorum is required 2/3 and 51% consent is required. Now is some, and it is also mentioned, the guideline also says if there are some people who are abroad, you can send by email notice. So it is expected that not necessary that everybody, all the members will be in a position to attend the meeting. So there is a provision of this associate membership, who will definitely, if they have properly been appointed as an associate member, well, आपको 100 rupees का fees भरना पड़ता है, and there has to be a consent letter from a original member which says that I am authorizing him to. So वो meeting भी attend कर सकता है और वो development के matter के अंदर voting भी कर सकता है. So this right is associate member को. Provisional member को भी similar rights है, जैसे मैंने बताया, लेकिन provisional member हमेशा provisional member ही रहेगा. और जो अगर एसोसिएट मेंबर है, उसने ये वोटिंग किया तो वो मेंबर नहीं बन जाएगा, मेंबर ओरिजिनल मेंबर ही रहेगा, बट फॉर अ कन्वीनियंस ही इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग एंड वो कास्ट हिज वोट ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनल मेंबर. तो ये हो सकता है. मैडम, मिलन मेहता पूछ रहे हैं कि कीज जो है, कीज मिलती है, प्लेट का चाबी मिलता है, की टेकन आफ्टर pre-AAA given back the occupier on honor provisional member without change of the status after OC. Understood, madam? Yes. मतलब मैं समझ नहीं पाई, आप बोल रहे कि पोजीशन किसको मिलने वाला है? Is this a question he's asking? No, madam, I just made an observation from what you had said. The keys to be taken after pre-AAA. Oh, yes. You're right. Yeah. You're right. What you said, I just put it in very brief so that you know. Oh, that's very, yes. Thank you. That's very useful for everyone. Since Sunil ji has already told me, I can, if you don't mind, I have a query. Yes. You said duly elected committee, the chairman's resignation is accepted in the society or at the registrar's office? Now all these are, this is a totally different avenue. Means right now for this today's meeting के लिए इसकी intricacies में अभी for want of time मैं नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि ignore it please, because it's a very big topic and I don't want to give haphazard information. No issue, there are many other people who के 2 क्वेश्चन लेते हैं मैडम. एक अपूर्वा का, हमारी सोसाइटी की कमेटी वकील और आर्किटेक्ट की नियुक्ति करना नहीं चाहते और फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी नहीं निकला रहे. बिल्डर की पात्रता के लिए कोई भी ऑफिशियली ओपिनियन नहीं लेना चाहती, क्या यह उचित है? ये गलत है, बहुत ही गलत है. तो अपूर्व ध्यान रखें, ये मैडम ने कहा, और ऑफिशियली भी गलत है कि बिना विदाउट आप वो नहीं जाए. आखिरी सवाल लेंगे, मिस्टर यूजेन है, हमारे रेगुलर पार्टिसिपेट हैं. यूजेन का, व्हाट इज द करंट लॉ फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ द बिल्डिंग अंडर CRZ2 and mangrove area? See, the redevelopment procedure will be subject to the DCPR rules and the government sanctions, environmental sanction. तो अगर ये सारा का विचार करके there are certain areas which are released from the CRZ for the purposes of allowing the redevelopment for a building which are in a very dilapidated condition. but पूरी तरह से ये लॉ अब तक रिलैक्स नहीं किया गया है. ऐसे नहीं कि आप पूरा का पूरा कोस्ट ही CRZ का अभी तक वो कानून आया नहीं है. so depending on the plot, depending on who is occupying, depending on the condition of the flat, तो इस हिसाब से ये कानून में थोड़ा रिलैक्सेशन दिए जाते हैं with payment of additional premium and with lesser benefits given by the government for the redevelopment. तो अपने अगर कॉस्ट पे आप करना चाहते हो तो in certain circumstances it is allowed. It is not completely banned, but it is very strict norms are there for such permissions. सर, एक लास्ट क्वेश्चन है भारती मैडम का. भारती, क्योंकि हम शुरू में भी नारी शक्ति को रिप्रेजेंट किए थे, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे. Who will be liable to pay GST? Developer or the member? ये बहुत $1 million क्वेश्चन पूछा है भारती आपने. ये बहुत लोगों का, हम जब भी डेवलपमेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं तभी हमेशा इस पॉइंट पे सबके झगड़े होते हैं डेवलपर के साथ में मेंबर्स के. तो जैसे है कि अब तक अभी एज ऑफ डेट देयर इज नो GST एप्लीकेबल ऑन द रीडेवलप्ड प्रीमाइसेस अभी आज के तारीख में, टुडे स्टेटस. However, if you are purchasing additional area from the developer, कि काफी लोग क्या करते हैं कि भाई आप मुझे 100 + 30 देने वाले हो तो मुझे अब 50 चाहिए, तो ऊपर के 20 रुपए का मैं पैसा आपको भरती हूँ, तो that will be treated like a sale, that much area
और उसका जो आप एग्रीमेंट करोगे उस पे आपको सेल के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी भी भरनी पड़ेगी और जीएसटी भी आपको वो एडिशनल एरिया के ऊपर भरना पड़ेगा। परंतु आज तक का जो पोजीशन है उसमें रीडेवलप प्रीमाइसेस के ऊपर अगर आपको ऑल्टरनेट मिल जाता है तो उसके ऊपर आपको देने की जीएसटी जरूरत नहीं है। ओनली ऑन द एडिशनल एरिया विच विल बी परचेसिंग ओवर एंड अबाउ योर एग्जिस्टिंग एरिया एंड द बेनिफिट एरिया, उसके ऊपर ही आपको जीएसटी देना पड़ेगा। दैट इज टू बी पेएबल बाय द member who is purchasing that additional area. यस, थैंक यू वेरी मच मैडम। बहुत बहुत उमा थैंक यू। मैडम आपका बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा आपके यहाँ आके और सब आपके व्यूअर्स ने भी अच्छा पार्टिसिपेट किया। थैंक यू वेरी मच।